देश का बजट 2024 आ चुका है। पिटारा वित्त मंत्री का खुल चुका है। 7वीं बार बजट पेश किया है न्यूज 18 राजस्थान। लगातार सुबह से ये बड़ी कवरेज लेकर आई और हम पहुंचे अपने बड़े स्टूडियो में मेगा गेस्ट के साथ। और ये मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी क्योंकि बजट की एक एक बारीकी समझनी जरूरी है और पॉलिटिकल रिएक्शन जानने भी जरूरी है। राज्य को क्या मिला, जनता को क्या मिला, टैक्स में कितनी छूट हुई, किस क्षेत्र को कितना मिला और हमारी अर्थव्यवस्था की हालत कैसी रहेगी इस बजट के जरिए अगर पैमाना माना जाए। तमाम चीजों पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत मैं रविंद्र सिंह आपका करता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका महा कवरेज में। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। आसान भाषा में न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि बजट से आखिरकार आपको राहत क्या मिली है, क्या उम्मीदों पर खरा उतरा है बजट। और हमारे साथ खास पैनल है जो आपको बताएगा कि जो बड़े बदलाव किए गए हैं, जो बड़े स्कीम्स की घोषणा की गई है, आखिरकार उसका आपकी जिंदगी पर, आपके घर पर, बजट पर कितना असर पड़ेगा। इनकम टैक्स में चूंकि बड़ा बदलाव किया गया है और उस इनकम टैक्स में बदलाव के लिए हमारे साथ समझाने के लिए खास पैनल जुड़ेगा। हमारे साथ फाइनेंस एक्सपर्ट जुड़ेंगी अंशिका त्यागी। अंशिका त्यागी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। हमारे साथ राजीव गुप्ता भी इकोनॉमिस्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। राजीव गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पॉलिटिकल पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, उसका भी हम जिक्र करते रहे। पंकज जोशी जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। राजेश कोठारी इकोनॉमिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले राजीव गुप्ता जी, आपका रुख करते हुए एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर आप इस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं। मोदी 3.0 का पहला ये बजट और एक बड़ा रिकॉर्ड कायम करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश कर दिया है। क्या ये रियलिस्टिक है, क्या ये पॉपुलिस्टिक है, क्या इकोनॉमी को ग्रोथ देने वाला या बूस्ट अप करने वाले डोज इसमें नजर आते हैं? आपका सटीक। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, मैडम निर्मला सीतारमण ने 7वां बजट प्रस्तुत करते समय जो चतुराई दिखाई है कि जिस प्रकार एक गृहिणी अपना घर का बजट बनाती है, कम से कम खर्चे में किस प्रकार सारे काम करती है, उसी प्रकार कम से कम हमने खर्चे में जो माननीय प्रधानमंत्री का सपना था विकसित भारत 2047, उसको हमें लागू करने के लिए जो 9 प्राथमिकता उन्होंने चुनी, जिसमें गरीब, युवा, महिलाएं और हमारे किसान, साथ में शहरी विकास, अवस्थापना और शोध और अवनवीकरण, इन सभी को साथ में रखते हुए एक मुख्य लक्ष्य था कि हमारा जो डेफिसिट है वो जीडीपी का 4.5 से ऊपर न बढ़े जी। इस सभी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गुगली फेंकी और गुगली में दिखाया कि जिस प्रकार हमने नई टैक्स रिजीम के अंतर्गत आने वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन दे करके जो 8,000 करोड़ रुपये खर्चा पड़ा, उसको कैपिटल गेन बढ़ा करके उन्होंने वसूल करा है। ये निश्चित तौर पर ये गुगली है और उन्होंने मैसेज दिया है कि हमारा जो मकसद है वो सबका साथ सबका विकास, यानी कि बिहार में 11,500 करोड़ का सहायता दे करके और हिमाचल, आसाम में बाढ़ के लिए उन्होंने जो पैकेज दिया है, हाँ। ये सब ये दिखाता है कि सबको साथ लेके चलना है हमको। अच्छा, आपने गोगली का जिक्र किया, मतलब आप ही कह रहे हैं कि आम जनता को कुछ नहीं मिला? अगर एक लाइन में मैं कहूं, देखिए हमेशा जो बजट आता है सरकार का एक ही मकसद होता है कि कर लगाने से होने वाली कड़वाहट को किस तरीके से हम उस पर मीठा लपेट करके जिससे जनता को कड़वाहट महसूस ना हो, हमारा काम भी पूरा हो जाए, यही काम होता है एक गृह के हमारे वित्त मंत्री का। वो काम बखूबी करके दिखाया, यही होती है गुगली। अंशिका त्यागी भी हमारे साथ है, टैक्स एक्सपर्ट हैं। अंशिका जी, आप ये बताइए कि आखिर में बजट में हर कोई यही सोचता है, यही समझना चाहता है कि मेरे 2 पैसे बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। न्यू टैक्स रिजीम में जो छूट दी गई है इसको सिंप्लीफाई तरीके से जरा समझाइए। निवेश को कितना बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि लोग अगर कमाते हैं और अगर 2 पैसे उसके बचते हैं तो निवेश करने की भी सोचता है, उसको लेकर क्या इस बजट में है?
अगर मैं बात करती हूँ ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में, तो पहले अगर ओल्ड टैक्स रिजीम की मैं बात करती हूँ, जो न्यू टैक्स रिजीम इस बार बना है उसमें स्लैब रेट ऑलमोस्ट सेम कर दिया गया ओल्ड टैक्स रिजीम के थ्रू जैसा। पहले जो न्यू टैक्स रिजीम का स्लैब हुआ करता था वो था कि 0 से 7 लाख तक पे कोई भी इनकम टैक्स पे मतलब टैक्स नहीं लगेगा और 50,000 का एडिशनली स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल था। लेकिन इस बार न्यू टैक्स रिजीम को चेंज कर दिया गया विच इज एंड स्लैब रेट कुछ सिमिलर टू ओल्ड टैक्स रिजीम बना दिए गए हैं। जो स्लैब रेट बना है 0 से 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख से 7 लाख तक पर 5% टैक्स लगेगा, 7 to 10 पे 10% टैक्स लगेगा, देन 10 to 12 15%, 12 to 15 20% एंड अबव 15 30%। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाइज वर्जन में अगर मैं मान के चलती हूँ कि मेरी इनकम 7 लाख है, पहले मुझे लग रहा था कि 7 लाख पे मेरा कोई टैक्स नहीं लग रहा है, 0 टैक्स है। अब मैं बात करती हूँ मेरी इनकम 7 लाख है तो क्या मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 3 से 7 लाख की इनकम पे 5% का टैक्स आ गया है। तो अगर मैं बात करती हूँ 0 से 3 पे मुझे कोई टैक्स नहीं देना है, 0। और मेरी जो 3 से 7 लाख की इनकम है, जो 4 लाख का अमाउंट है उस पे मेरा 5% टैक्स लगेगा, जो कि 20,000 टैक्स कहीं ना कहीं मेरा बनता है। तो उसमें से अगर मेरी 4 लाख की इनकम बन रही है उसमें से फर्स्ट मेरे को 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया एंड एडिशनली देयर इज एन 87 का रिबेट जो भी मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा इस लेवल तक जाकर 7% तक जाकर मेरा टैक्स में जिन लोगों का 7 लाख तक का है तो उन लोगों को बेनिफिट होगा। लेकिन जो उससे आगे चले गया उन लोगों को उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने से, क्योंकि ये रेट जो है वो इंक्रीज होकर 10% हो गए हैं एंड देन फिर उसके बाद अगेन देयर इज एन अनदर स्लैब 10 to 12% जो कि 15% के स्लैब में चले गए हैं। तो जिन लोगों का माइनर सा भी डिफरेंस होगा सैलरी में या फिर किसी का अगर सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है तो अभी तक उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, बट एडिशनली थोड़े से अमाउंट बढ़ने से उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अंशिका, एक सवाल मेरा भी है, यानी अगर आयकर भी मोटा माटी कहें कि ऑन एन एवरेज कितनी छूट मिल पाई है, कितनी बचत हो पाई है? किस चीज में? ये जो टैक्स में छूट दी गई है उससे बचत कितनी मिल रही है? क्योंकि तमाम एक्सपर्ट से मैं बात कर रही हूँ तो वो कह रहे हैं कि 17,500 के लगभग वही एक मोटा मोटी अंशिका ने बताया हमको कि 3 से 7 लाख तक अगर आपको मिल रहा है तो उस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। 7 लाख उसमें 75,000 रुपए का हमको जो है और भी रिबेट मिल रही है, डिडक्शन की रिबेट मिल रही है, पहले 50,000 हुआ करती थी। इसी को लेकर मेरा एक सवाल है, मैं अपना सवाल कर लेती हूँ रविंदर जी। 17,500 की लगभग ऑन एन एवरेज मान रहे हैं कि बचत आपको मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। क्या ये ऊंट के मुंह में जीरा है या फिर आप ये कहेंगे कि ठीक है, मतलब जो उम्मीद की जा रही थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कम से कम सरकार ने कदम तो उठाए, कम से कम 5 साल बाद ही सही। एक चीज और यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि गवर्नमेंट क्योंकि गवर्नमेंट ने जितने भी चेंजेस करे हैं वो सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में चेंज करें, ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बेनिफिट नहीं दिया, जबकि स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर होनी चाहिए थी वो दोनों ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों के लिए इसके पीछे की मंशा? इसके पीछे की मंशा क्लियर है कि गवर्नमेंट ओल्ड टैक्स रिजीम को एबोलिश करने वाली है इन द नियर फ्यूचर, यानी कि स्विचिंग है ये सीधे। करेक्ट, या अच्छा एक चीज और बताइएगा कि हम 80C के अंडर 80D के अंडर निवेश करते हैं ताकि जो इनकम टैक्सेबल होती है उससे बचा जा सकता है, ये वहां पर नहीं बढ़ाया गया है। और जो शेयर मार्केट भी अचानक से आज धड़ाम हुई, वो निवेश जो करते हैं कैपिटल गेन टैक्स जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो बढ़ाया गया, थोड़ा उसको भी समझाने की कोशिश कीजिए। अगर मैं डिडक्शन चैप्टर 6 की डिडक्शंस की बात करती हूँ जो हम लोगों को टैक्स में छूट दिलवाता है, जिससे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और हमें टैक्सेशन में छूट मिलती है। लेकिन 80C की डिडक्शन की अगर मैं बात करूँ पिछले कम से कम 8-10 साल से ये लिमिट आज तक 1.5 लाख चली आ रही है और हर बार जब भी बजट पेश होता है तो हमेशा यही कोशिश की जाती है कि हमेशा यही लोग उम्मीद करते हैं कि ये डिडक्शन इंक्रीज होगी क्योंकि लोगों के टाइम टू टाइम सैलरी इनकम इंक्रीज हो रही है। तो गवर्नमेंट को ये चीज समझना पड़ेगा कि जैसे इन्फ्लेशन के साथ साथ लोगों की सैलरीज बढ़ रही है तो अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो भी बढ़ने चाहिए ताकि लोगों को बेनिफिट मिले। तो 80C की डिडक्शन या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट के जो सेक्शंस हैं वहां पे वो इन्वेस्टमेंट की लिमिट को इंक्रीज कर देना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ टैक्स मार्केट के पार्ट की, तो मार्केट के पार्ट पे भी गवर्नमेंट ने खेलने की कोशिश करी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में उन्होंने एडिशनली पार्ट पे ये बोला है कि हम 1 लाख की डिडक्शन को बढ़ा के जो आपको प्रॉफिट पे 1 लाख के टैक्स पे 1 लाख का प्रॉफिट नहीं समझ पाए, एक बार आप जरा लॉन्ग टर्म गेन बता भी दीजिएगा जरा, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं शेयर मार्केट की तरफ, थोड़ा एक बार और बता दीजिएगा। तो देयर इज जब आप जब मार्केट में एंटर करते हो तो आप प्रॉफिट जब अर्न करते हो तो शेयर मार्केट में तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न करते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल मतलब कि आपको लॉन्ग टर्म
या तो प्रॉफिट होता है या फिर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होता है। अब डेफिनेशन अगर मैं डिफाइन करूँ लॉन्ग टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है, तो बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। किसी चीज में ये बोला गया कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्टॉक को या यूनिट को 1 साल के लिए होल्ड करके रखते हो तो आप उसको अगर उसके बाद बेचते हो तो वो लॉन्ग टर्म माना जाएगा, उससे पहले अगर बेचते हो तो वो शॉर्ट टर्म माना जाएगा। तो इसमें और लॉन्ग टर्म ये मैंने डिफाइन कर दिया। अभी अगर इसकी बात करूं कि इसमें गवर्नमेंट ने इंक्रीमेंट कर दिया है रेट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के, इससे क्लियर मेंशन हो रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कम अर्न करें, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, बट लोग आजकल तो इसका यही पर्पस है कि ज्यादा से ज्यादा आप इन्वेस्टेड रहें, निवेशक आए और ज्यादा टाइम तक लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहे। एक चीज और कोई मिस अगर हो रही हो, फिर चूंकि हमको थोड़ा सा पॉलिटिकल रिएक्शंस भी ले रहे हैं अपने गेस्ट के साथ, टैक्स से रिलेटेड कोई और चीज जो आप उल्लेख करना चाहें, जिसको पॉइंट आउट करना चाहें? हाँ, तो टैक्सेशन से पार्ट तो कस्टम रेट्स गवर्नमेंट ने गोल्ड के डाउन किए हैं, जो कि हाँ मोबाइल्स में भी कुछ बेनिफिट दिया गया है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली गोल्ड के रिलेटेड बात करूं तो गोल्ड और मार्केट का अच्छा, एक मैं आपको रोक रहा हूं बीच में। अभी हम जब अपने न्यूज रूम में गए, बाकी लोगों के कई लोगों के फोन भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ये सोना और मोबाइल आज ही से सस्ता होगा, कब से सस्ता होगा? ये बता दीजिए कब से सस्ता हो रहा है और क्या क्या सस्ता और महंगा हो रहा है? ये रूल्स अभी, क्योंकि ये बजट जस्ट पास हुआ है, ये जब बजट पार्लियामेंट में जाके बिल्कुल रिलीज हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो ये रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। टिल द डेट वो रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे, देन उस टाइम से वो चीजें मतलब कि बेनिफिट मिलना लोगों को बहुत तेजी से बढ़ा था, यानी कि अब उम्मीद करते हैं कि वो थोड़ा नीचे आएगा। हमारे साथ पंकज जोशी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, पौरुष भारद्वाज जी भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर राजेश कोठारी जी आपका मैं रुख करूंगी। एज ए इकोनॉमिस्ट आप इस बजट को कितना नंबर देना चाहेंगे, और 3 अच्छी बातें और 3 वो बातें जो आप कह रहे हैं कि मिस कर दी गई, होता तो बेहतर होता? कोठारी जी आपको ऑडियो मिल रहा है? राजेश कोठारी जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, पंकज जोशी जी का मैं रुख करूंगी। पंकज जोशी जी, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने सुना कहा कि चौमुखी विकास करने वाला है, देश की तरक्की करने वाला है, आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ने वाला है। पंकज जोशी जी भी अब कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए पौरुष भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। पौरुष भारद्वाज जी, विपक्ष के तौर पर कितने नंबर देना चाहेंगे? कैसा लगा बजट आपको? मंत्री जी जब अपनी शुरुआत में इस बात को, बजट की शुरुआत में इस बात को कहते हैं कि भाई हमने महंगाई कंट्रोल की है, तो जबकि आप, हम या फिर आपके साथ में आपके काम करने वाले या अड़ोस पड़ोस के सब व्यक्ति जानते हैं कि धरातल पर स्थिति क्या है, कि पिछले कई वर्षों में महंगाई जो है वो घटी है या बढ़ी है। तो सिर्फ एक वित्त मंत्री जी के एक स्टेटमेंट्स के आधार पे हम लोग पूरे बजट का अंदाजा लगा सकते हैं कि बजट में कितनी सच्चाई होगी। देखिए दूसरी बात मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि यह बजट कायदा तो ये होता है कि देश पूरे, ये जो बजट जो होता है पूरे देश के लिए प्रस्तुत किया जाता है, पर देखिए यह जो बजट है ये सिर्फ भाजपा की जो एनडीए की सरकार है उसको बचाने की कवायद मात्र है। इसमें आंध्र प्रदेश को जिस हिसाब से 15,000 करोड़ रुपए दिए गए, बिहार को 41,000 करोड़ रुपए दिए गए, और मैं यदि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता होने के नाते और राजस्थान का निवासी होने के नाते बात करूं तो मेरे राजस्थान को ना कोई बहुत बड़ी स्कीम से दी गई इस बजट के अंदर, ना कोई राजस्थान के लिए कोई स्पेशल कोई घोषणा की गई। तो राजस्थान वासियों के लिहाज से बात करें और अन्य राज्यों के भी निवासियों के लिहाज से बात करें तो बेहद निराशापूर्ण बजट है ये। देखिए अभी बात चल रही थी कि है ना टैक्सेशन के ऊपर बात चल रही थी। देखिए जो न्यू टैक्स रिजीम है इसका इन्होंने जो है टैक्स का दायरा बढ़ा दिया है। पहले 7% तक पे टैक्स नहीं लगता था, अब इन्होंने 3 से 7% पे टैक्स कर दिया। इसमें इन्होंने जो डिडक्शन जो इन्होंने बढ़ाया 25,000 रुपए का, देखिए वो इन्होंने बढ़ाया न्यू टैक्स रिजीम में, जबकि जो 80C और 80D की जैसे अभी वंशिका जी बात कर रही थी, 80C में की जो 1.5 लाख रुपए की छूट है और 80D में जो 50,000 रुपए की छूट है, इस छूट को बढ़ाए हुए लगभग 5 वर्ष हो गए। और एक तरफ हम ये सरकार बात कर रही है कि भाई हम लोगों को ओल्ड टैक्स सिस्टम से न्यू टैक्स रिजीम की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, और एक तरफ न्यू टैक्स रिजीम में 80C और 80D जैसी जो देश को एक बचत के लिए प्रोत्साहित करती है। हम भारतीय लोगों का पैटर्न रहा है पुराना बचत करने का, और जब हमने नोटबंदी जैसी विपदा देखी, हमने कोरोना जैसी विपदा देखी, हमने जीएसटी के बाद आए हुए संकट को देखा, तो बचत, हमारा जो बचत की प्रवृत्ति है भारतीय लोगों की, हमारी बचत की प्रवृत्ति के कारण ही हम लोग इतने बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस करके यहां तक आ पाए। तो मैं इस बात की मांग करता हूं कि सरकार को, अभी आज हालांकि बजट प्रस्तुत हुआ, अभी इस बजट में चर्चा होगी, संशोधन भी पेश होने की संभावना है, तो सरकार को जो है न्यू टैक्स रिजीम में भी 80C और 80D के देखिए घोषणा करनी चाहिए। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बहुत कुछ दिया गया,
अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी यही चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश और बिहार को मिले। आप मना तो नहीं करेंगे कि उनको नहीं दिया जाना चाहिए था। बीजेपी ये कह रही है कि ईआरसीपी की योजना मिली है, और यहां पर पहले भी हमने कहते सुना कि प्रधानमंत्री मोदी ही इसका शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन भी वही करेंगे। तो पैसा केंद्र ही देगा ना, और राज्य सरकार मिलकर काम करेगी ना। ये प्रधानमंत्री पूरे दिए। Raman ji, welcome ma'am. Honorable Union Minister of State for Finance, Shri Pankaj Chaudhary ji. I also welcome Finance and Expenditure Secretary Dr. T.V. नरेंद्र मोदी की तरफ से भी Secretary कहा गया कि ये युवाओं को अवसर प्रदान करने वाला बजट है। ये ऐसा बजट है जो देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा। ये ऐसा बजट है जो देश की जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाएगा। निर्मला सीतारमण कई सवाल जाहिर तौर पर अब मीडिया के भी होंगे, उनका भी जवाब यहाँ पर दिया जाएगा निर्मला सीतारमण की तरफ से। वित्त राज्य मंत्री भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, पंकज चौधरी। कुछ ही देर बाद ये शुरू होने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और तमाम मीडियाकर्मी अपने अपने सवालों के साथ भी मौजूद हैं। जाहिर तौर पर जो न्यू टैक्स रिजिम की बात कही जा रही है उसको लेकर भी मुझे लगता है कि और भी क्लैरिटी यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन सवालों के जवाब के जरिए निर्मला सीतारमण कुछ बोलना शुरू करें। जी हाँ, बिल्कुल वो तैयार हो रही है, लेकिन 6.5% से लेकर 7% तक ग्रोथ रेट का अनुमान मौजूदा वित्तीय वर्ष में रखा गया है। सर गुप्ता जी, एक 6.5% से 7%। हाँ बिल्कुल ये सही है। जो हमारा ग्रोथ रेट का जो इन्होंने लक्ष्य था 6.5 से 7 का, वो 7 बिल्कुल हमारे इस पर मोहर लगाई है कि हाँ इतना हमारा ग्रोथ रही है। और बहुत बड़ा काम ये है कि हमारा जो डेफिसिट पर नियंत्रण किया है। हाँ। ये देखिए पूरे देश के लिए चैलेंज होता है कि किसी भी प्रकार से हमारा डेफिसिट न बढ़े। हाँ। ये इसके लिए इन्होंने अपना लक्ष्य था वो पूरा किया। 4.5% पर ये अपना डेफिसिट का लक्ष्य लिया है। और सबसे बड़ी चीज़ एक नई चीज़ आप देख रहे होंगे इस समय में, जो एक हमारी इकॉनमी हो रही है, वो हो रही है GIG इकॉनमी, जहां हमारा ये है कि मुक्त क्षेत्र, जहां हमारे बहुत से व्यक्ति ऐसे काम कर रहे हैं जो किसी भी नौकरी में पेशे में नहीं होते पर घर बैठ के काम कर रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ी वजह से आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स रेट को 10% से 12.5% किया। First of all, thank you very much for coming here. After having heard the budget, I chose not to make an opening statement because you've heard me almost for 1.5 hours, and I'm sure you have, you're eager to know what is in the budget and also seek clarification. For your, just for a matter of drawing your attention, we've put up a single slide which has used the word employment as an acronym to capture that is everything in the budget. So each letter actually highlights the important points of the budget, and we can elaborate more on that a bit later, but employment captures everything to do with this budget, and I would like you to for a moment spend a time on it, and deriving from that everything which has been said in the budget falls in place. But with that said, yes, your question is on the point there is we wanted to simplify the approach to taxation also for the capital gains. One. Second, if anything, the average taxation actually has come down when we say it is 12.5%, because we worked out for each of the different asset classes, each varied with the indexation. I'll ask secretaries to elaborate on it, but the point that we brought it down from below the average to 12.5, which is the lowest if you can look at the last several years, encourages investment in the markets. With that said, I'll ask Somanathan or who is going to elaborate, Sanjay, on the specifics. So you had, there were I think 2 or more parts to your question. One was on real estate and gold and other assets. So earlier the rate was 20% with indexation. It has now been reduced
to 12.5% without indexation. If you assume that the rate of return on real estate is typically above. तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनकी बड़ी बातें भी अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन यहाँ पर राजीव गुप्ता जी, आपसे मेरा सवाल है कि वो अच्छी सारी बातें बता दीजिए जो आम जनता के हक में आपको जाती हुई इस बजट के जरिए नजर आ रही है। वो 3 पॉइंट्स भी आप बता दीजिएगा जो आपको लगता है कि मिस रह गए हैं। इस बजट के अंतर्गत सबसे बड़ा काम हुआ है वो है शहरी विकास का। शहरी विकास के लिए जो बजट रखा गया है वो 10 लाख करोड़ रुपया, जिसकी व्यवस्था उसमें कहा गया है कि केंद्र का जो शेयर होगा वो 2.2 लाख करोड़ रुपया होगा, जिसके माध्यम से हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनका डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन सर मैं एक चीज इसमें रोककर आपसे जानना चाह रहा हूं, ये अब हमारे पिछली योजना ये भी निकल कर आई थी स्मार्ट सिटी की, तो क्या आपको इसमें 10 लाख करोड़ जो निवेश किया जा रहा है स्पेसिफिकली बताया जा रहा है किन शहरों के लिए होगा, किस क्षेत्र में काम होगा? हाँ, देखिए इसमें चिन्हित किए गए जो कुछ शहर, उन्हीं शहरों के लिए ये वर्क किया जा रहा है। मसलन ये देखिए जो हमारे शहर है उनको ईयर मार्क किया गया है कि इन शहर को किया जाएगा। और आपने देखा होगा इसमें एक बहुत बड़ी स्कीम की है, वो 12 इंडस्ट्रियल पार्क और कुछ हमारे कॉरिडोर जैसे सप्तऋषि कॉरिडोर, आप महाबोधि कॉरिडोर गया में कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि जितनी भी हमारी लैंड है उसका डिजिटलाइजेशन हो जाएगा रिकॉर्ड, जिससे जितना भी करप्शन है आप देख रहे होंगे बहुत बड़ा पार्ट जो है रियल एस्टेट में घुसा हुआ है, उसका डिजिटलाइजेशन होने से हमारा नेक्स्ट पॉइंट सर जी। यस, तो ये हमारा बहुत बड़ा काम है कि हमारे डेवलपमेंट आपके शहरी विकास पे खास फोकस किया गया है। लेकिन एक चिंता का विषय तो ये था कि ग्रामीण क्षेत्र पर विकास की जरूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा था आजीविका के तौर पर भी। देखिए जहाँ तक ग्रामीण विकास की बात है, वहाँ आपने देखा होगा कि हमारे ग्रामीण के क्षेत्र में जितने भी हमारे किसान हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बिहार के लिए 11,500 करोड़ रुपया दिया, इधर हिमाचल में, आंध्रा में, ये जो आसाम में, वहाँ जो बाढ़ के लिए दिया गया है, इसका भी जो पर्पज है वो किसानों को मदद करने का है। बिल्कुल। और मनु जैसा आपने पूछा ही था पहले कि कौन कौन सी वो सेक्टर्स, कौन सी 3 बातें हैं, अभी सर ने एक बात बताई शहरी विकास की, जरा पहले उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। जी सर, जो शहरी विकास के अंतर्गत आपने देखा होगा एक तो 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, जो सोलर पैनल के माध्यम से 300 यूनिट बिजली देने का मतलब ये है कि वहां के अंदर हर जगह बिजली की उपलब्धता हो हमारे पास। इसके साथ साथ आपने देखा होगा एक नई घोषणा की है कि हमारे पास एनर्जी की, हमारे पास सिक्योरिटी, यानी कि हम थर्मल आपके पावर्स और रिएक्टर्स की व्यवस्था की गई है कि जगह जगह थर्मल पावर प्लांट लगाए जाए और रिएक्टर्स को लगाए जाए। इसका भी पर्पज ये है कि हम जगह जगह हमारे विद्युत उपलब्धता हमेशा रहे। और साथ साथ ये सबसे बड़ा काम ये है कि हमारा जो लेबर फॉर्म के लिए काम किया गया है, ई श्रम पोर्टल के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाएगा और 1.5 लाख करोड़ लोग जोड़ेंगे। सबसे बड़ा फायदा जो आपने देखा होगा, इस समय 1 करोड़ लोगों को पीएम सूर्य घर योजना लाई जा रही है, जिसमें उनको सूर्य घर योजना का फायदा मिलेगा। साथ साथ एक आपने देखा होगा पीएम स्वनिधि योजना के अंदर 100 वीकली हाट की व्यवस्था की गई है और सबसे एक स्ट्रीट वेंडर्स की व्यवस्था की गई है। ये निश्चित तौर पर सारी चीजें, इनका एकमात्र लक्ष्य है विकसित भारत 2047। तो आप कह रहे हैं ये जो कदम है वो इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले हैं। बिल्कुल। अब वो भी बता दीजिए जो आपको उम्मीद थी जो नहीं हो पाए इस बजट। देखिए उम्मीद तो हमेशा रहती है बजट आने पर जब बजट आना होता है लोग ये समझते हैं हमको बहुत अच्छी एक मिठाई मिलेगी। जब मिठाई खोलते हैं तो उसके बाद लगता है कि ये ऊंट के मुंह में जीरा। यही एक होशियारी होती है वित्त मंत्री की, किस तरीके से हम अपने उसको लपेट करके प्रस्तुत करें जिससे तो टैक्स रिजीम की तरफ नहीं, आप ही लपेट रहे हैं, आप बता नहीं रहे कि कौन कौन सी चीजें 3 जो मनोराज ने पूछा सवाल, कौन सी 3 चीजें मनोराज ने जो सवाल पूछा, 3 चीजें कौन सी हैं जो होनी चाहिए तो मिसिंग है, क्या अधूरी है? मिसिंग फैक्टर ये है, जो सबसे बड़ी बात अंशिका जी ने भी कहा कि जो हमारे यहाँ 80C की छूट है वो 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट दे रखी थी, जो कि हमारे सेविंग्स को प्रमोट करती है, कैपिटल फॉर्मेशन करती है। पॉल्यूशन भी वहां से जयपुर से यही बात बोल रहे थे। जी सर, 1.5 लाख रुपए की लिमिट आज तक नहीं बढ़ाई गई। इसके साथ साथ बहुत जैसे हमारे यहाँ क्या है, आपका ATD की लिमिट है वो भी नहीं बढ़ाई गई है। और हमारे
केवल मात्र 67% लोग जो न्यू टैक्स रिजीम में आते हैं, केवल उन्हीं को ये हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिल रहा है। यानी कि जो ओल्ड रिजीम के अंदर 33% लोग आते हैं, वो बेचारे महरूम रह गए किसी तरह की सुविधा से। ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा उनके साथ भेदभाव है, क्योंकि जब तक सभी लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलती है तो ये नहीं कह सकता उसे फायदा हो रहा है। और सबसे बड़ा फायदा ये है, नुकसान सबसे बड़ा ये है कि हम जिस हमारे युवा जो उम्मीद कर रहे थे, आज देख रहे थे आपके नीट के तमाम परेशानी और स्किल डेवलपमेंट के तमाम पेपर के लीक होने का, जिस पर बहुत बड़ी आवश्यकता थी कि 6% खर्चा होना चाहिए जीडीपी का एजुकेशन पर, वो आज भी 2.9% है जीडीपी का। तो ये घटा है या बड़ा है ये एलोकेशन इस बार? ये नहीं बढ़ा, इस पर ये बहुत बड़ी उम्मीद थी कि सरकार इस पर करेगी, इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है। ये बहुत बड़ा एक हमारे आवश्यकता थी इस समय इस पर कुछ बोलने की। अंशिका के पास आते हैं एक बार। अंशिका, दरअसल आप जब बीच में आपसे बात चर्चा कर रहे थे तो मेन बात यही कि टैक्स किस पर हटा जिससे सामान सस्ता हुआ, या टैक्स कौन सी चीजों पर लगा जिससे सामान महंगा हुआ। अब ये कुछ चीजें डिटेल में आ रही हैं, क्या क्या सस्ता हुआ और क्या क्या महंगा हो रहा है, कस्टम लगने से या बाकी टैक्स की व्यवस्था से। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी कि टीडीएस अभी तक जो लेट भरते थे उनको पैसा देना पड़ता था, फाइन देना पड़ता था, अब उस पर भी राहत नहीं। तो अगर मैं बात करती हूँ कि कौन से आइटम्स सस्ते हुए हैं जिससे हमें बेनिफिट मिलने वाला है, तो स्पेसिफिकली ये मोबाइल चार्जर्स के रिलेटेड, या फिर मुझे ऐसे मतलब ऐसा बजट देख के ये लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे इस बार छूट दी गई है जिससे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सस्ते होंगे। पूरी लिस्ट इसमें बाद में एक बार डिटेल में देख लेंगे। अगर मैं बात करती हूँ टीडीएस से रिलेटेड, तो टीडीएस और टैक्सेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट का रहा है कि जितने भी लिटिगेशन से रिलेटेड प्रोसेस होते हैं उनको ईजी करा जाएगा, ताकि नॉर्मली क्या होता था, लिटिगेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट लग जाता था, नॉर्मली जल्दी से रिजॉल्व नहीं हो पाते थे इश्यूज डिपार्टमेंट में। तो अभी अगर लिटिगेशन का प्रोसेस इजी हो जाएगा और डिपार्टमेंट्स में जो भी कोई केसेस हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, तो उसमें एडिशनल जो पेनल्टी लोगों को लगती थी वो नहीं लगेगी, ये टीडीएस के पार्ट पे। एक मैं कुछ और ऐड करना चाहती हूँ बजट से रिलेटेड। जब भी मोदी गवर्नमेंट का बजट आता है तो नॉर्मली देखने से ऐसा लगता है कि एक्चुअल में कुछ नहीं मिला है, बट अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म में उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत हाई लेवल पे होता है। क्योंकि आज के टाइम में हमें लग रहा है कि एक्चुअल में कुछ नहीं मिला है। मीडियम क्लास के लिए मैं टैक्स रिजीम को लेके ये बोल सकती हूँ कि एक्चुअल में थोड़ा मुझे भी डाइसी लग रहा है, बट स्टिल अगर देखो तो फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जितने भी डेवलपमेंट या फिर एक्सपेंडिचर, लिफाफा बहुत खूबसूरत बनाया गया लेकिन अंदर कुछ खास नहीं मिला मध्यम वर्ग के लिए। हाँ, मध्यम वर्ग के लिए थोड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इसके रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, नॉट ओनली ऑन द पर्टिकुलर इंडिविजुअल बेसिस बट ऑन द बेसिस ऑफ द होल कंट्री। ओपीएस को लेकर लगातार राजस्थान में विशेष तौर पर बहुत ज्यादा लोगों का कंसर्न रहा है कि ओपीएस को लेकर केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का क्या रुख और नजरिया है, इस पर कुछ हमको नहीं दिखाई दिया। लेकिन दूसरी तरफ एनपीएस की एक ऐसी योजना लाई गई है जिसमें हम अपने बच्चों के लिए निवेश कर सकते हैं। थोड़ा ये बताइए कि ओपीएस क्या लगता है कि अब सरकार नहीं लाएगी, ये गए दिनों की बात हो गई है, अब एनपीएस से ही काम करना होगा। ओपीएस के स्कीम के बारे में क्योंकि कुछ एड ऑन भी नहीं किया गया और ज्यादा पिछले कुछ सालों में चर्चा भी नहीं रही है उसकी ज्यादा। नहीं, लेकिन अभी दादी पोते भी अपने बच्चों के लिए खोल सकते हैं, दादी अपने पोते के लिए, ये घोषणा है। ये घोषणा एनपीएस में सीनियर सिटीजन के लिए ये बेनिफिशियल भी होता है, बट अगर मैं देखूं गवर्नमेंट का मेन फोकस एनपीएस पे रहा है, जिसमें इस बार भी उन्होंने जो लिमिट है उसको 10% से इंक्रीज करके 14% कर दिया गया है, विच सीम्स कि गवर्नमेंट एनपीएस को ज्यादा फोकस कर रही है। ये अच्छा, एक चीज और, जरा हम शेयर मार्केट की भी बात कर लेते हैं। एकदम डाउन चला गया शेयर मार्केट, इस रिएक्शन को आप किस तरीके से देख रही हैं? हाँ, स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूं तो एकदम से डाउन गया, बट अगर हम कंपैरेटिवली देख रहे हैं तो उतना भी ज्यादा डाउन नहीं गया। जब आपने इंटरिम बजट की अगर हम बात करते हैं, जब इंटरिम बजट आया था उस टाइम पे मार्केट हाई पे था बहुत ज्यादा, बट जैसे बजट आया उसके बाद वो स्लो डाउन हुआ। ऐसे इलेक्शन के टाइम पे हुआ था। 10 साल से अमूमन अगर यही ट्रेंड रहा है कि जब भी बजट आता है तो उसके बाद जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, वो डाउन जाता है, क्योंकि शायद ये कह सकते हैं कि उम्मीद बहुत ज्यादा होती है। बहरहाल उम्मीद तो हर वर्ग को थी, लेकिन क्या हर वर्ग की उम्मीद खरी उतरी है इस बजट के जरिए? आम भाषा में तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं आपको हर एक बारीकी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होते हैं।